हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। हमने जो है सीरीज चला रखी है हिंदी पत्रकारिता एवं संचार माध्यम। ये जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं अभी तक वो पेपर्सन हम करवा रहे हैं। और इससे पहले 2 पार्ट डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर में। जो हिंदी पत्रकारिता एवं संचार माध्यम की जो हमारी बुक है एनसीईआरटी की 3rd बुक, उससे प्रश्न आते हैं और वो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चली हुई है। 2 वीडियो पहले डाली हुई है, अभी हमारा तीसरा पार्ट है। ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, केवीएस टीजीटी पीजीटी हरियाणा स्क्रीनिंग टीजीटी पीजीटी की बिल्कुल फ्री तैयारी हमने शुरू कर रखी है। किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और जितना हो सकता है कंप्लीट कोर्स करवाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ाया जाए, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं किए जाए, तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जो एनसीईआरटी से पढ़ा दूंगी। अगर ये चाहते हैं कि नहीं मैम प्रीवियस ईयर पेपर ही लेके आती रहे, तो प्रीवियस ईयर पेपर लेते हैं। जैसे आपको ठीक लगे, उचित लगे, उसी तरह से मैं करवा दूंगी। तो देखिए बेटा, कुछ पर्सन इसमें है ना कंप्यूटर के भी हैं, सारे अभिव्यक्ति और माध्यम या जनसंचार के नहीं हैं। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो कंप्यूटर के भी आएंगे। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए बेटा, ये पहले जो पीडीएफ है जो मैंने जो बना रखी है, यानी जो नोट्स है मेरे पास, उनमें पहले निशान लगे हुए हैं। तो वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। अब मैं इन निशानों को मिटा नहीं सकती, ये पहले लगा दिए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। ये आपको निशान लगे हुए मिलेंगे। फिल्म वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। फिल्म वित्त निगम की स्थापना 1964 में। राष्ट्रीय फिल्म बोर्ड की स्थापना 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय, देखिए यहाँ पर आप फर्क देखिए, अंतर समझते हुए चलें। भारतीय राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1953 में, संगीत नाट्य अकादमी, ठीक है। यहाँ है संगीत लगा हुआ, संगीत नाट्य अकादमी, ये 1953 में। लेकिन यहाँ क्या है, राष्ट्रीय फिल्म बोर्ड की स्थापना, प्रश्न नंबर 3, यहाँ फिल्म बोर्ड की स्थापना है, वहाँ संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना है। तो संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। उसके 1 साल बाद बेटा, यानी 1954 को फिर फिल्म बोर्ड की स्थापना हो गई थी, ठीक है। और जो फिल्म वित्त निगम की स्थापना 1964 में हुई थी। फिल्म 2 आंखें 12 हाथ के निर्देशक कौन थे? 2 आंखें 12 हाथ, ये थे वी शांताराम। 2 आंखें 12 हाथ, वी शांताराम। केंद्रीय चलचित्र निर्माण बोर्ड के गठन ने, केंद्रीय चलचित्र निर्माण बोर्ड का गठन हुआ था 1952 में हुआ था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैं जितना कहूँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है। सर्वप्रथम मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस। मुद्रणालय का मतलब होता है, मुद्रण का मतलब जो है प्रिंटिंग करते हैं, यानी लिखित रूप में होता है, उसको मुद्रण बोलते हैं। जैसे हमारे पत्र छपते हैं, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, उसको मुद्रण बोलते हैं। मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये पुर्तगालियों ने की थी, ठीक है, पुर्तगालियों ने। अब यहाँ देखिए, पुर्तगालियों ने की थी, लेकिन कहाँ की थी? गोवा में की थी, ठीक है, कहाँ की थी? गोवा में। तो ये प्रश्न भी आप याद रखें, पुर्तगालियों ने की थी। ये प्रश्न पक्का देखने को आपको मिल सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्वप्रथम मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी, और कहाँ की थी? गोवा में की थी। अब देखिए, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? कृष्णटोपाल दास ने। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये कृष्णटोपाल दास को कहा जाता है भारतीय राजकुमार, यानी भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, ठीक है। एपीआई एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना, एपीआई इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। एपीआई की फुल फॉर्म है एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। राइटर समाचार एजेंसी की स्थापना, राइटर समाचार एजेंसी की स्थापना 1860 में हुई थी।
ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है भाई। उदंत मार्तंड यानी जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था, इसके संपादक कौन थे? युगल किशोर। ठीक है, युगल किशोर थे इनके संपादक। अब ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ये आ जाएगा, कोलकाता से प्रकाशित होता था। कौन सा समाचार पत्र था बेटा? ये तो ये साप्ताहिक था। ये भी पूछ लिया जाता है, ये क्या था? साप्ताहिक था। ठीक है, साप्ताहिक था। और इसके संपादक कौन थे? युगल किशोर या जुगल किशोर भी आ सकता है। ये तत्सम तद्भव का ध्यान रखना, इसके जगह जुगल किशोर भी मिल सकता है, युगल किशोर भी मिल सकता है। ये साप्ताहिक था और हिंदी का पहला समाचार पत्र था। और कहाँ से प्रकाशित होता था? ये कोलकाता से प्रकाशित होता था। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। यंग इंडिया व हरिजन के संस्थापक, ये भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यंग इंडिया व हरिजन दो हैं, एक तो यंग इंडिया है, एक हरिजन है। ठीक है, तो ये मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी ने इसको प्रकाशित संपादक थे। तो देखिए हरिजन तो आप अगर हम नहीं पढ़ा है तो वो ही जाति पाति छुआछूत के विरुद्ध आवाज़ उठाती, तो इसको तो आप शायद कर भी देते। लेकिन ये यंग इंडिया, ये पजल करने वाली बात है, कन्फ्यूज में डालने वाली बात है। क्योंकि यंग इंडिया है ना, आप कहोगे नहीं महात्मा गांधी जी तो ऐसे सीधे साधे थे, वो सत्य हिंसा के पुजारी थे। लेकिन एक जगह उन्होंने नारा भी दिया था, करो या मरो का नारा दिया था 1942 में। क्योंकि वो भी थक कर उनको पता चल गया था अब अहिंसा और सत्य के मार्ग पे छिप चल के आज़ादी नहीं मिलने वाली है, तो वो भी एक झुक गए थे। तो यंग इंडिया उन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और फिर बेटा ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुद्रण मशीन के आविष्कारक थे गुटनबर्ग। मुद्रण मशीन के आविष्कारक है गुटनबर्ग। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है। फिर सरस्वती के संपादक थे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये हिंदी में पूछे प्रश्न बन सकता है, जीके में बन सकता है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन से सन में हुए थे? 1903 में इसके संपादक बने थे। इससे पहले ये 1900 में भी ये बुक प्रकाशित होने लगी थी। और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे और फिर 1920 तक ये लगातार इसमें काम करते रहे थे। तो ये भी आप याद रखें। रेडियो के आविष्कार कौन है? तो रेडियो के आविष्कार तो ये पिछली बार भी मैंने पढ़ा था, लेकिन बार बार में हुआ है, ये गुलिलियो मार्कोनी। ठीक है, और इसमें इटली में इसका आविष्कार किया था, इटली में इसका पहला आविष्कार हुआ था और गुलिलियो मार्कोनी ने किया था, ये भी याद रखें। फिर बीबीसी पर सर्वप्रथम किस सन में प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई? तो 1952 में। बीबीसी सर्वप्रथम किस सन में प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई बीबीसी की? 1922 में, 1922 में। ठीक है, विविध भारती सेवा की शुरुआत है ये 1957 में, विविध भारती सेवा की 1957 में। टेलीविजन उपकरण के आविष्कार है J.L. बेयर्ड। टेलीविजन के कौन आविष्कार? J.L. बेयर्ड है। और भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 को, 15 सितंबर 1959 को। ठीक है, ये बात भी बेटा याद रखना, ये महत्वपूर्ण बात है। फाइटर की डायरी मैत्रेयी पुष्पा। फाइटर की डायरी किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की है। विज्ञापन दाता से आशय है वह व्यक्ति जिसके द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है, यानी जिसे छापा जाता है। तो अभी देखिए कॉपीराइट कानून कब किस सन में लागू हुआ था? तो कॉपीराइट कानून लागू हुआ था बेटा 1957 को। कॉपीराइट कानून कब लागू हुआ था? 1957 को। फिर है ASCI से तात्पर्य एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग से तात्पर्य है स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ पर 20 क्वेश्चन होते हैं, एक बार हम इसका सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर हम आगे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1953 में। भारतीय राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में। फिल्म वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1964 में। लेकिन यहाँ अंतर समझिए, संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में, लेकिन फिल्म बोर्ड की स्थापना हुई थी उसके एक साल बाद, यानी संगीत के एक साल बाद 1954 में राष्ट्रीय फिल्म बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिल्म 2 आंखें 12 हाथ के निर्देशक कौन है? वी शांताराम है। केंद्रीय चलचित्र निर्माण बोर्ड का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ।
ये सर्वप्रथम मुद्रणालय की प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग मुद्रण का मतलब होता है जो लिखित रूप में, जैसे हमारे प्रतिदिन न्यूज़पेपर आते हैं तो वो लिखित रूप में मुद्रण रूप में आते हैं। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पुर्तगालियों ने की थी। कहाँ पर की थी? गोवा में की थी। ये 6 नंबर प्रश्न है, इसको बेटा जरूर याद कर लें। ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। जो आपकी जो गत वर्षों में जो परीक्षा हुई है, पिछली जो अब तक आपके एग्जाम हुए हैं पीछे, उनमें बहुत बार पूछा गया है। कई बार मैंने इसको देखा है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णपाल दास को कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार। और ये एक प्रश्न और भी ये लिख लीजिए, अगर आपके पास कॉपी पेन है, नहीं तो नोट कीजिए। जैसे संविधान का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो पत्रकारिता को, यानी संपादक या पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये प्रश्न भी बनता है, इसको भी आप याद रखें। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। राइटर समाचार एजेंसी की स्थापना 1860 में हुई थी। उदंत मार्टन जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था, उसके संपादक थे युगल किशोर या जुगल किशोर। कहाँ से प्रकाशित होता था? कोलकाता से होता था। कौन सा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था। और ये भी आया हुआ है कई बार। कौन से वार को प्रकाशित होता था? तो ये मंगलवार को प्रकाशित होता था भाई, ये भी याद रखें, मंगलवार को। यंग इंडिया हरिजन संघ के संपादक कौन है? तो यंग इंडिया हरिजन संघ के मोहनदास करमचंद गांधी है। ये 2 बुक है, यंग इंडिया और हरिजन। ये भी बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12 है, इसको मैं विशेष रूप IMP लगा लेना। ये मुद्रण मशीन के आविष्कार है गुटनबर्ग, मुद्रण मशीन गुटनबर्ग। और सरस्वती के संपादक, ये भी हिंदी में बहुत बार पूछा गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये कब प्रकाशित? ये 1903 में इसके संपादक बने थे और 1920 तक रहे थे। इससे पहले 1900 में छपने लगी थी ये बुक, जो ये पत्रिका है। रेडियो के आविष्कार है, ये है मार्कोनी। और ये कहाँ के थे? ये इटली के थे। ठीक है। BBC शर्तों किस सन में प्रसारण होता था? BBC का 1922 में। विविध भारती सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में। टेलीविजन के उपकरण के आविष्कार JL बेल्ड, टेलीविजन के थे बेल, JL बेल्ड। और भारत में कब हुए थे? ये 15 सितंबर 1959 को भारत में प्रकाशित मतलब ये टीवी आया था 15 सितंबर 1959 को भारत में आया था। फाइटर की डायरी मैत्रेयी पुष्पा। विज्ञापनदाता वह व्यक्ति जो विज्ञापन जारी करता हो, ये D आएगा इसका। कॉपीराइट कानून 1957 को लागू हुआ था। और SCCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। फिर यहाँ हमने रिवीजन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन एवं दृश्य प्रसारण निदेशालय, विज्ञापन एवं दृश्य प्रसारण निदेशालय, ये सन 1955 है। अच्छा, ईमेल से आशय है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ईमेल की, यानी ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की इलेक्ट्रॉनिक होता है जो उपकरण है, जैसे कोई इसे WWW से आशय है। WWW से आशय क्या बेटा? वर्ल्ड वाइड वेब। WWW से ये भी बहुत बार पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब। 24 नंबर प्रश्न भी इसको अच्छी प्रकार से याद कर लें। घटना समाचार नहीं है बल्कि ये घटना का विवरण है। घटना समाचार नहीं है बल्कि ये घटना का विवरण है, जिसे उनके लिए लिखा जाता है जिन्होंने उसे देखा सुना नहीं। ये कथन किसका है? तो ये है मैसी फील्ड का। घटना ये कोटेशन पूछ ली जाती है भाई, कहावतें होती है जिसको हिंदी में कहावतें बोलते हैं। इसको आप विशेष रूप से याद करें। घटना समाचार नहीं है बल्कि घटना का विवरण है। मतलब घटना तो घट चुकी होती है, इसका मतलब ये, लेकिन विवरण भाई कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, तो इसका विवरण जो दिया जाता है जिसे उनके लिए लिखा जाता है, उनके लिए लिखा जाता है जिसने ना तो उसने देखा हो ना सुना हो, भाई उनको जानकारी के लिए उन तक पहुंचाया जाता है। जिसने देखा नहीं है सुना नहीं, उनके लिए इसको छाप कर भेजा जाता है। तो ये बात किसने कही थी? ये मैसफील्ड ने कही थी। मैसफील्ड, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। गर्म या आविष्कार समाचार के अंतर्गत आता है।
यानी गर्म या आकस्मिक। गर्म या आकस्मिक मतलब, आकस्मिक का मतलब होता है अचानक। जो गर्म या आकस्मिक समाचार के अंतर्गत आता है समारोह, सम्मेलन, अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि है गर्म या आकस्मिक यानी अचानक घटने वाली जो समाचार है। अतिवृष्टि यानी ज़्यादा वर्षा हो जाती है, ओलाबारी इसे बोलते हैं। लीड क्या है? समाचार गठन का पहला चरण। लीड होता है समाचार गठन का पहला चरण होता है, ना कि विज्ञापन एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, महत्वपूर्ण घटना। तो लीड है समाचार गठन का पहला चरण। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एएम से तात्पर्य है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये एएम से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर एफएम से क्या मतलब है, क्या आशय है, मतलब है ये है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम से आशय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। भाई थोड़े से पर्सन थोड़े टफ लग रहे हैं तो ये पत्रकारिता के पर्सन है। देखिए भाई जो सिलेक्शन वही बच्चा ले जाएगा जो थोड़ा सा कष्ट उठाएगा। बाकी 50-60% तो सभी औसत के आ जाएंगे, लेकिन जो है औरों से हटकर पर्सन करता है जो बाकी नहीं करते और वो बच्चा करता है तो वही सिलेक्शन ले जाता है। इसके लिए आपको है ना ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। एक दो बार याद नहीं हो रहे तो खाना बनाते, चाय पीते, खाना खाते, घूमते फिरते इसको 2-3 बार सुन लेना। अगर 2-3 बार सुनोगे तो अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा, एक बार में याद नहीं होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सारे आप इसको रटने बैठो। एक कुछ प्रश्न ऐसे निशान लगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, उनको आप जरूर याद कर लें। विज्ञापन पंक्ति एक्सप्रेस यूर सेल्फ की ब्रांड कम्युनिटी से तात्पर्य है एयरटेल। आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ और 50 इसके साथ साथ 50 के साथ साथ ये भी होगा कि जो बाकी जो नहीं हुए हैं भाई कहाँ हुआ कब हुआ, इसके साथ साथ आपको मैं एक्स्ट्रा जानकारी भी देती हुई चलूँगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि हम प्रीवियस प्रश्नों की सीरीज चलाते रहें या फिर एनसीईआरटी की जो PDF है वो पढ़ा दे। आपकी मर्जी, आप कौन सा करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर है उसके लिए पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय यानी हमारे सभी देशों में, यानी हमारे देश से भी बाहर तक जो पत्रकारिता के में अच्छा योगदान करने पर और पुरस्कार के रूप में, इनाम के रूप में दिया जाता है, वो पुलित्जर है। ये पुलित्जर पुरस्कार बहुत बार पूछा जाता है भाई ये पुरस्कार कौन सा है, ठीक है। तो ये पत्रकारिता का पुरस्कार है, इसको याद रखें। हम ध्वनि कैसे सुनते हैं? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के अपवर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों कंपन के कारण, सभी के कारण। तो ये भाई साइंस का भी प्रश्न बनता है, यहाँ पर इधर साइंस में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण हम जो है सुन सकते हैं। कंप्यूटर के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है। देखिए मैंने कहा था ना कि भाई कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कंप्यूटर के भी होंगे, कुछ साइंस के भी हैं। यानी प्रीवियस जो पीछे जो परीक्षाएं हुई हैं हमारी गत वर्षों में उससे बने हुए प्रश्न ये उठाए हुए हैं। कंप्यूटर प्रश्नों के परस्पर संयोजन से एक संचार जाल कहलाता है। इंटरनेट कंप्यूटर के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है, तो उसे इंटरनेट कहते हैं। ब्लूप्रिंट प्रदर्शित करता है, तो किसको करता है ब्लूप्रिंट? केवल प्रश्नों के प्रकार को, केवल प्रकरण के प्रकार को, केवल शैक्षणिक उद्देश्यों को, उपयुक्त सभी को। तो देखिए आप भी है ना अपने प्रश्न लगाते हुए चलें, आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, तो अपने आप का भी मूल्यांकन करते हुए चलें और कॉपी पेन लेकर बैठे जब वीडियो देखिए। इससे क्या होगा कि जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उनको नोट करते हुए चलें, जिसको आप दोबारा रिवीजन कर सकें, या फिर नहीं करना चाहते तो 2-3 बार वीडियो को सुन लेना, तब अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ब्लूप्रिंट प्रदर्शित करता केवल प्रश्नों के प्रकार को, ब्लूप्रिंट प्रदर्शित करता केवल प्रश्नों के प्रकार को। अब ये प्रश्न भी बहुत बार भाई कंप्यूटर में पूछा गया, बहुत बार। प्रोसेसिंग का कार्य डिवाइस में होता है, उसे क्या कहते हैं? जो प्रोसेसिंग है
उसका कार्य डिवाइस में होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू नहीं होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वही यही है, प्रोसेसिंग का कार्य डिवाइस में उसे क्या कहता है, तो सीपीयू यानी सेंटर सीपीयू होता है ना, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कंप्यूटर में पूछा जाता है ये प्रश्न। वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को ये निर्देश देते हैं कि जिस प्रकार डाटा प्रोसेसिंग किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए उसे क्या कहते हैं। वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि जिस प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं उसे, सॉफ्टवेयर कहते हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को माप कर उसे परिमाण व्यक्त करते हैं एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। देखिए ये एक कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, तो ये दिए गए हैं एनालॉग, ये कंप्यूटर के प्रकार हैं, एनालॉग भी, फिर डिजिटल कंप्यूटर और ये हाइब्रिड कंप्यूटर, ये सारे तीनों के तीनों यहाँ पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। लेकिन उस प्रकार में कौन सा आएगा, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को माप कर उनके परिमाप अंकों को व्यक्त करते हैं, यानी भौतिक जो मात्रा है उनको मापते हैं फिर उनके अंक बताते हैं, तो कौन सा कंप्यूटर, उसे एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, एनालॉग ये भी कंप्यूटर का प्रकार है, ये भी कंप्यूटर का प्रकार है, लेकिन जो मात्रा मापते हैं ना उसके अंक बताते हैं उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आईएसपी का क्या तात्पर्य है, तो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे। तो देखिए ऐसे काफ़ी जो है बारीकी से अंतर दिया गया है। देखिए यहाँ से सारे मिल रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ से देखो, एक मिनट, सारे मिल रहे हैं यहाँ से, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका जो है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1। ठीक है, देखिए यहाँ से इसमें भी सर्विस प्रोवाइडर है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ध्यान रखना इसमें आगे जो है आगे जो आई का इंटरनेट मतलब होता है, आई का मतलब इंटरनेट और एस का मतलब होता है सर्विस और पी का मतलब होता है प्रोवाइडर। तो ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी का मतलब कंप्यूटर वाइस है। इसके लिए कि इसके आईएमपी लगा लेना भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है कंप्यूटर में। कंप्यूटर वायरस है, मानवीय वायरस है जो कुंजी पटल व्यक्ति द्वारा छुए जाने पर कंप्यूटर में प्रवेश करता है। ऐसे कीटाणुओं का समूह जो कंप्यूटर पर आक्रमण करता है। एक सॉफ्टवेयर क्रमादेश जो प्रयोज्य डाटा को नष्ट कर देता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बताइए भाई इसका 39 का आंसर कौन सा होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ये एक सॉफ्टवेयर क्रमादेश जो प्रयोज्य डाटा को नष्ट कर देता है। कंप्यूटर का एक वायरस होता है जो एक ऐसा वायरस होता है, एक सॉफ्टवेयर क्रमादेश जो प्रयोज्य डाटा को नष्ट कर देता है, वह कंप्यूटर का एक प्रकार का वायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक सॉफ्टवेयर क्रमादेश जो प्रयोज्य डाटा को नष्ट कर देता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सूचना होती है, क्या होती है भाई सूचना, एक एन प्रोसेसिंग डाटा जो कि प्रयोगकर्ता के लिए अर्थिन होता है। प्रोसेस एवं उपयोगी डाटा, प्रयोगकर्ता के लिए प्रोसेस अर्थिन डाटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 40 का आंसर बताइए। सूचना होती है प्रोसेस एवं उपयोगी डाटा, प्रोसेस एवं उपयोगी। देखिए अगर आपने किसी ने इसको नहीं भी पढ़ा है ना तो भी इसको आप ठीक कर सकते हैं। देखिए अगर आपने कोई प्रश्न नहीं पढ़ा है, कभी नहीं देखा, कभी नहीं, तो आपको क्या करना है, मैं हर वीडियो में अपनी में ये बताती हूँ बेटा, किसी भी प्रश्न को पढ़ें तो उसको अच्छी प्रकार से ये जांच ले कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। अगर आपको प्रश्न का अर्थ समझ में आ गया, अगर आपको ये